बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मशरिक़ वुस्ता पर जंग के साए मज़ीद गहरे हो गए हैं। ये जंग के बादल कब छटेंगे, इस हवाले से आलमी ताकतें अभी तक नाकाम नजर आती हैं। इसराइल को रोकना शायद किसी के बस में नहीं है। गाज़ा की सूरत हाल हमारे सामने है। 1 साल से ज़ायद हो गया, वहाँ पर नहते और मासूम शहरी, बच्चे, ख़वातीन जिस तरह से बमों का शिकार हो रहे हैं, जैसे उन पर बमबारी की जा रही है वहशियाना तरीके से, वो भी हमारे सामने है। और फिर इसराइल इस जंग का दायरा कार बढ़ाने के लिए बार बार कोशिशें कर रहा है। एक बार फिर इसराइल ने ईरान पर फ़िज़ाई हमला किया है। ईरानी बैलिस्टिक मिज़ाइल का जो हमला था यकम अक्टूबर का, उसकी जवाबी कार्रवाई के तौर पर तेहरान, शिराज और करज में धमाके हुए हैं। करज वो शहर है जहां पर जो न्यूक्लियर प्लांट्स हैं ईरान के, उनके होने का भी कहा जाता है। अभी तक ये वाज़ेह नहीं है कि क्या उन न्यूक्लियर जो प्लांट्स हैं उनको भी निशाना बनाया गया या नहीं। बहरहाल इसराइल की जानिब से दावा किया गया है कि 20 दिफाई तनसीबात को निशाना बनाया गया है। ईरान ने इसराइल के दावों की नफ़ी की है और ये कहा है कि इसराइल के हमले को नाकाम बना दिया है। और साथ ही साथ ईरान ने एक वीडियो भी इस हवाले से जारी कर दी है। इसराइल ने वाइट हाउस को भी आगाह किया था और सदर बाइडन ने जो इसराइल है उसको कम से कम नुकसान करने का कहा था और ये कहा था कि जो आम शहरी हैं और जो मुकामी आबादियां हैं उनको निशाना ना बनाया जाए, सिर्फ फ़ौजी और दिफाई तनसीबात को ही निशाना बनाया जाए। ईरान की जानिब से 2 फ़ौजियों के जहाँ बहक होने की अब तक जो है वो तस्दीक की गई है और साथ में ये भी कहा गया है कि पासदारान इनकलाब का कोई दफ्तर निशाना नहीं बना। ये बड़े अहम शहर हैं जो जिन पर इसराइल ने हमला किया है। काफ़ी भारी मिकदार में उनकी जानिब से जो हथियार हैं वो इस्तेमाल किए गए हैं, लेकिन ईरान ने ये हमला नाकाम बना दिया है। जंग के ख़तरात अपनी जगह पर मौजूद हैं। कैसे इस जंग को रोका जाए, कैसे जंग बंदी हो, कैसे इसराइल को रोका जाए और ईरान की तरफ से क्या जवाब दिया जाएगा, कुछ उसका जायज़ा लेंगे जी। और कुछ पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल का जायज़ा भी लेंगे। जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने नए चीफ जस्टिस के तौर पर आज हलफ ले लिया है। उनको आइन के मुताबिक फ़ैसला करने वाला जज समझा जाता है। उनकी जो तकरीब हलफ बर्दारी थी, मंसूर अली शाह साहब उसमें शरीक नहीं हुए क्योंकि वो मुल्क में नहीं, उम्र की अदायगी के लिए सऊदी अरब में हैं। नए चीफ जस्टिस ने आते ही जजेस कमेटी की तश्कील नौ की है और 2 सीनियर तरीन जजेस को, मंसूर अली शाह साहब को और जस्टिस मुनीब अख्तर को, उसका हिस्सा बना दिया है। और अमीनुद्दीन साहब जिनको काजी फजीसा साहब लेके आए थे, उनको उस कमेटी से उन्होंने निकाल दिया है। ये फैसला कितना अहम है, इसकी अदलिया की तकसीम पर इसके क्या असरात होंगे, उसका जायज़ा लेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत अंदरूनी दबाव और खलफशार का शिकार नज़र आती है। एक बार फिर एक तनाज़ा उठ खड़ा हुआ है। फैसल चौधरी साहब जो सीनियर वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के और इमरान खान साहब के कई केसेस में उनकी नुमाइंदगी करते रहे हैं, उनकी मुलाकात भी हुई थी। उन्हीं की पिटीशन पे शुएब शाहीन साहब और सलमान अकरम राजा साहब के साथ इमरान खान साहब से, और उसके बाद उन्होंने कहा था कि इमरान खान साहब की हालत और सूरत हाल जेल में अच्छी नहीं है। आज PTI की जानिब से कुछ ऐसी खबरें आई कि उनको लीगल तमाम केसेस से हटा दिया गया है, वो पार्टी का हिस्सा भी नहीं है और वो व्हाट्सएप ग्रुपों से भी निकाल दिए गए हैं। ये माजरा क्या है, कुछ उस हवाले से भी बात करेंगे जी। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ डॉक्टर कंदील अब्बास साहब जो कि माहिर हैं मशरिक़ वुस्ता के अमूर के, वो होंगे। जलाल अल-फराज साहब हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जो तर्जुमान है गाज़ा के। और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में शुएब शाहीन साहब मरकज़ी रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और फैसल चौधरी साहब सीनियर कानूनदान हमारे साथ मौजूद होंगे जी। जलाल अल-फराज साहब, सबसे पहले तो जंग अब गज़ा में तो जारी ही है लेकिन और बहुत सारे महाज़ों पर छिड़ गई है और एक बार फिर इसराइल ने ईरान पर हमला किया है, कैसे देखते हैं आप इसको? जी बहुत शुक्रिया। एक उर्दू में मुहावरा है, खुदा बाहर निकला चूहा। आज इसराइल का जो कल रात में जो हमला इसराइल ने अमेरिका के ईरान के ऊपर किया है, शायद मैंने इसी टेबल पे आपके साथ इसकी मैंने पेशगोई की थी जी। सबसे पहली बात तो मैं इस पॉइंट से शुरू करूंगा, नाकाम हमला। नाकाम हमला, ये जो डिफेंस सिस्टम है ईरान के पास है, एक तो अरमान अली के नाम से, एक अजरखश के नाम से, उसने इसराइल के अरमान को ही पूरा ख़त्म कर दिया। नंबर 1। नंबर 2, अगर ये कामयाब हमला होता, देखिए मोहतरमा, इसराइली की अस्करी क़यादत के और सियासतदानों की साइकोलॉजी हमसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। बेंजामिन नेतन्याहू जब से हमला हुआ अभी तक नज़र नहीं आया, वरना अगर ये कामयाब हमला होता तो ये कब के चिल्लाते हुए अपने अवाम का सामने फ़ख्र के साथ आकर कहते कि मैंने कर लिया। ज़ाहिर कुछ नहीं है। नंबर
2। नंबर 3, इसराइल के अंदर से ही, ऑपोजिशन नहीं, इनके अपने बेंजामिन नेतन्याहू के हुकूमत के एमपी ने बाकायदा, अभी कुछ देर पहले की बात है, ये तनकीद किया है और कहा, बड़ा सख्त तनकीद किया है कि ये कौन सा मजाक है, ये कौन सा हमला है, और हम इस हमला से बचताएंगे क्योंकि हमने ऐसा वो हमला नहीं किया है जो करना चाहिए। अच्छा, इनका मतलब ये था, काउंटर प्रोडक्टिव। यस, इनका मतलब ये था कि ईरान के अंदर फौजी तनसीबात या डिफेंस तनसीबात से बेहतर हमें न्यूक्लियर प्रोग्राम को बरहमा करना चाहिए। इनका कहना यही था। ठीक है। नंबर 4। नंबर 5, एक चीज को आप भी देखे, दुनिया भी देख रही है, ये पहली बार ऐसा हुआ कि अमेरिका ने इसराइल को जिस चीज़ के लिए कन्वेंस किए हैं, इसराइल कन्वेंस हुआ है। वो क्या है कि आप अपना हमला को ईरान के ऊपर महदूद रखें, लिमिट रखें। क्यों मोहतरमा, आज मैं आपको बता दूं, आपके इसी मुअज़्ज़ज़ चैनल में और कई चैनल मैंने ये बात की थी, इसराइल इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगा कि वो ईरान की पर हमला, ऐसा कोई सख्त शदीद हमला करे और इनकी जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है जिसके लिए ईरान ने 18 साल पाबंदी और भुगती है, तो ये नहीं करेंगे। अच्छा, 5वीं पॉइंट ये है कि अभी आप ये मुझे बताएं, इस वक्त ईरान के अंदर, सॉरी, इसराइल के अंदर इस वक्त मायूसी का आलम है। हम तो ये सोच रहे थे, मैंने वही वाली बात की है ना, खोदा बाहर। मैं बस वापस आती हूँ कि अब ये सिचुएशन आगे कहाँ जाएगी। लेकिन डॉक्टर कंदील साहब, आप किस तरह से देखते हैं? जाहिर है हम बार बार इस खदशे का इजहार करते हैं और सिर्फ हम नहीं, तमाम आलमी ताकतें, खित्ते की ताकतें इस खदशे का इजहार कर रही हैं। अफ्रीकन से ये अपील भी कर रही हैं कि खित्ते में और दुनिया में एक बड़ी जंग छिड़ने के खतरात मौजूद हैं। इसराइल बार बार जारहियत करता है, शरारत भी करता है, धमकी भी देता है, धौंस भी चलाना चाहता है। किस तरह से देखते हैं आप इस हमले को, और इसके बाद ईरान के पास जवाबी ऑप्शंस क्या हैं? बहुत शुक्रिया। देखिए, गुज़श्ता 1 साल के अरसे में इसराइल को अंदरूनी सतह पर हमास की जिस मुज़ाहमत का सामना है, मैं समझता हूँ कि अंदरूनी सतह पर इसराइल बिल्कुल टूट फूट का शिकार है। एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी तो हमें पहले ही नज़र आ रही थी, लेकिन इस वक्त हमें एक सोशल इंस्टेबिलिटी वहाँ नज़र आ रही है। ये जो रिवर्स माइग्रेशन शुरू हुई है पिछले 1 साल के अरसे में, यानी वो लोग जिन्हें सब्ज़ बाग दिखाकर यहाँ लाया गया था, अब जब शब और रोज़ उन्हें सायरन की आवाज़ें सुनकर बंकर्स में जाना पड़ता है, तो वो फौरी तौर पर इसराइल छोड़ना चाह रहे हैं। और दूसरी तरफ जो इनकी फाइटिंग फोर्स के लोग हैं, उसमें खुदकुशियों का रुझान देखें बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसकी बड़ी वजह यह है कि इसराइल ने बड़े बड़े वादे करके कहा था कि हम चंद दिनों के अंदर गज़ा के अंदर ख़ास तौर पे फ़िलिस्तीनी मुज़ाहमत को कुचल के रख देंगे। लेकिन ये पूरी दुनिया के लिए हैरत अंगेज़ बात थी कि 1 साल का अरसा गुजर गया, उससे ज़ायद का अरसा गुजर गया है, अभी भी गज़ा से अटैक हो रहे हैं और पूरे गज़ा को उन्होंने खंडर में तब्दील कर दिया। इसके बावजूद फ़िलिस्तीनियों की मुज़ाहमत को सलाम के अभी तक वो इनके खिलाफ अटैक कर रहे हैं। इसी तरह वेस्ट बैंक में भी उनको शदीद मुज़ाहमत का सामना है। लेकिन जब इसके साथ साथ हिज़्बुल्लाह, हुतीज़ और इराक की मुज़ाहमती तंजीमें शामिल हुई फ़िलिस्तीनियों की हमायत में, तो मेरा ख्याल है कि इजराइल बिल्कुल अंदर से ख़त्म होकर रह गया है। और अब उसके पास एक ही ऑप्शन था कि अमेरिका या यूरोपीय ताकतें आएँ और इसकी मदद करें। लेकिन उन्होंने जो रूल्स ऑफ द गेम्स होते हैं उसमें कहा था कि जब तक आप अपनी अंदरूनी जंग लड़ रहे हैं और सिर्फ मुज़ाहमती कुव्वतों के खिलाफ लड़ रहे हैं तो जस्टिफिकेशन बनती नहीं है। तो यहाँ पे आकर इजराइल ने पूरी कोशिश ये की है कि किसी तरह ईरान को घसीटे। तो उसको रैक करने के लिए उन्होंने ऐसी प्रोवोकेशन की है उनको, यानी पहले इस्माइल हनिया को तेहरान में शहीद किया, उससे पहले उनका डोमेस्कस में कौंसलेट पर अटैक किया, फिर हसन नसरुल्लाह पे अटैक। लेकिन मैं समझता हूँ कि ईरान ने बड़ी खूबसूरत सिफारतकारी के जरिए पूरी कोशिश ये की है कि जंग को फुल स्केल की तरफ ना जाने दिया जाए, क्योंकि अगर फुल स्केल की तरफ जाती है तो वो कंस्पिरेसी जो इसराइल चाह रहा है उसमें वो कामयाब हो जाएगा, पूरा खित्ता जंग का शिकार हो जाएगा। तो ईरान ने लिमिटेड लेवल पर इसको रखा
और अभी जो रिटेलिएशन किया इसराइल ने, मैं समझता हूं कि ये उनकी चॉइस नहीं थी, बल्कि ईरान की जो पॉलिसी है, डिफेंस पॉलिसी, उसने उनको डिक्टेट किया है कि आप सिर्फ लिमिटेड वार पे आए और फिर सिर्फ फेस सेविंग पे आ जाएं। इसलिए कि उनको इस चीज का अंदाजा है कि अगर ईरान फुल स्केल वार की तरफ आता है या ईरान को किसी खास जगह पे वो नुकसान पहुंचाते हैं, तो ईरान ने ऑलरेडी ये अनाउंस किया हुआ है और अपने जो यूरोपीय पार्टनर्स हैं, अमेरिका, उनको मैसेज कन्वे हो चुका है कि वो टिट फॉर टैट करेंगे। यानी अगर वो ऑयल इंडस्ट्री को निशाना बनाते हैं तो ईरान भी ना सिर्फ इसराइल के अंदर, मुमकिन है वो पूरे रीजन में ऐसा करे। उसकी रीजन ये है कि जो इजराइल और ईरान है, ये आपस में हमसाए तो हैं नहीं, इनकी सरहदें आपस में मिलती नहीं है, और उन्होंने अरबों को ये कह दिया था कि आप इजराइल के मिसाइल सिस्टम को या उनके जेट्स को अलाउ ना करें कि आपकी एयर स्पेस को यूज करें। जी, प्रोग्राम में शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो देखेंगे कि ये मामला जाएगा किस तरफ, कुछ उसके हवाले से भी बात करते हैं। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू न्यूज़ टुडे। जी, बात हम कर रहे हैं ईरान के पास अब क्या ऑप्शंस हैं, कुछ उसका जिक्र भी करेंगे। आपको भी लगता है कि जो रिस्ट्रेंट शो करने की पॉलिसी है वही कंटिन्यू करेगी? देखिए, मैं आपको बताऊं, इस वक्त सूरत हाल ये है ना कि मेरे ख्याल में आई डोंट नो कि ना इसराइल जंग के हक में है इस वक्त है और ना ईरान है। एक दूसरे से जंग करने का रिस्क नहीं लेगा। मैं आज आपको टू बी फ्रैंकली, ईरान के लिए इसराइल से जंग करना बड़ा खतरा है, इसराइल के लिए भी ईरान से जंग करना भी खतरा है। ये बड़ा खतरा, ये इन दोनों ममालिकों के लिए मेरी ज़ाती ख्याल यही है कि एक दूसरे से मेरे ख्याल में जंग को कोई वसी करने के यानी कि हक में नहीं होगा। और साथ साथ ये भी है ना कि अमेरिका इस वक्त इस चीज़ के हक में नहीं है। अमेरिका अगेंस्ट दैट, कि अमेरिका नहीं चाहते, क्योंकि अमेरिका को पता है ईरान और इसराइल का जंग का मतलब मगरिब मशरिक वस्ता का तबाही है, और अमेरिका का भी साथ साथ अमेरिका को भी नुकसान। ठीक है, कंदील साहब, लास्ट कमेंट आपसे। आपको लगता है कि कोई फुल स्केल की तरफ जंग अभी भी नहीं जाएगी, लेकिन ये मामला के रुक भी तो नहीं रहा, गाजा की सूरत हाल भी तो बेहतर नहीं हो रही, वहां पे भी तो देखें मुजालिम जारियत हर चीज़ वैसे ही है। यूएसए ने भी अब इसराइल को कहा है कि कम से कम जो इमदादी सामान है, जो खुराक है, उसकी जो फराहमी के रास्ते में इसराइल रुकावट बना हुआ है, अमेरिका भी अपील कर रहा है, लेकिन इसराइल सुन नहीं रहा। देखिए, इजराइल और ईरान एक दूसरे की पावर को बड़ी अच्छी तरह असेस कर चुके हैं, और इजराइल को पता है कि वो ईरान के साथ जंग में किसी तौर पर फतह हासिल नहीं कर सकता जो उसके अहदाफ हैं। यहाँ पर मैं एक चीज़ हाईलाइट करना चाहूँगा कि अमेरिका जो कि आलमी ताकत है, हमेशा जंगों में या इख्तलाफात में वो सालसी का किरदार लेके आता था, मीडिएटरी रोल लेकर आता था। इस वक्त फर्स्ट टाइम हुआ कि वो पार्टी बन गया है और उन्होंने बड़ा खुल के इजराइल को सपोर्ट किया। और ख़ासतौर पर इस हमले से पहले आप देखें, थार्ड के नाम से एक उन्होंने अपना जो सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम, वो एक तो इसराइल को दिया है, उसके साथ क्रू, उसका जो अमला है वो भी अमेरिकन आए हैं, इसके साथ जर्मनी से उनके जो F-16 और काफ़ी और डिफेंस की जो इक्विपमेंट है उन्होंने मिडिल ईस्ट में शिफ्ट किया है। मेरा ख्याल ये कि इस वक्त अमेरिका अपने जो प्रॉक्सी स्टेट है मिडिल ईस्ट में यानी इजराइल, उसकी बजाय अब खुद डायरेक्ट इन्वॉल्व हो गया है, और ये चीज खतरनाक है। अगर अमेरिका इन्वॉल्व होता है तो फिर ईरान इस खित्ते में अमेरिका के जितने भी अड्डे हैं या इंस्टॉलेशन है उनको अपने लिए एक लेजिटिमेट टारगेट तो यहाँ पर रोक करना गया। तो मैं समझता हूँ कि फिर अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट की वजह से ये जंग फुल स्केल की तरफ जा सकती। आप भी बता दीजिए सूरत हाल गजा की तो बेहतर नहीं हो रही। मैं एक मिनट के अंदर कोई बात है। गजा की सूरत हाल इस वक्त इतनी खतरनाक है, इतनी हद तक खतरनाक है, खासतौर पर शमाली गजा, जबालिया, और वहाँ पर यकीन कीजिएगा मोहतरमा, वहाँ पर डेली बेसिस पे तकरीबन रेंज 100 से लेकर 150 तक शहादत हो रही है। खुराक नहीं है, पानी नहीं है, किसी चीज़ का कोई बरसाल हाल नहीं है। अच्छा, मेरे आलम इस्लाम से एक अपील है, आप जंग को रुकने में नाकाम हुए, आप गज़ा के आवाम को खाना पीना खुराक पहुँचाने में नाकाम हुआ, आप वहाँ के मासूम लोगों को बचाने में नाकाम हुआ। आज मेरी अपील हाथ जोड़ते हुए इस मुअज़्ज़ज़ GTV चैनल के ज़रिए से बता रहा हूँ, आज कफ़न बुझा दें। आज हमारे बच्चों के, मेरी अवाम के, मेरे लोगों की लाशें रोडों पे कुत्ते और बिल्लियाँ इनको खा रहे। अभी सिर्फ कफने बुझा दे वहाँ पे
ताकि इनकी तदफीन हो सके। और आखिर बस एक सेकंड मुझे दीजिएगा, भरपूर मैं मजम्मत करता हूँ, वो ये है सेनेटर मुश्ताक साहब की गिरफ्तारी। जो बार बार सेनेटर मुश्ताक साहब की गिरफ्तारी हो रही है, उनकी अहलिया की, मैं बतौर गज़ा के तुर्जमान और मेरा साथ शुहदा के वर्सा, हम इस गिरफ्तारी की भरपूर मजम्मत करते हैं और उम्मीद करते हैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट से नरमी से पेश आए। यकीनन गाज़ा की सूरत हाल बड़ी तशवीशनाक है जी। कदील अब्बास साहब आपका और जलाल अल-फराज साहब आपका शुक्रिया। ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे शुएब शाहीन साहब से और फैसल चौधरी साहब से। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू न्यूज़ टुडे जी। और आज की एक बड़ी सियासी जो खबर थी वो नए चीफ जस्टिस का आना और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अंदरूनी सियासत। इसके बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शुएब शाहीन साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा। बहुत शुक्रिया शुएब शाहीन साहब, आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले तो जाहिर है आज प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के बाद जो कमेटी थी जजेस की, उसकी तश्कील 9 की गई है। अब आप क्या समझते हैं कि जो अदलिया की तकसीम का मामला था उसको हल करने के लिए नए चीफ जस्टिस साहब ने जो पहला काम किया, पहला फैसला, उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट भी इसी उसका तकाजा यही था। ये तो ऑर्डिनेंस बदनीयती पे बनाया गया था और काजी फाइसा की मिली भगत से बनाया गया था, और उसने आते साथ ही अभी ऑर्डिनेंस के ऊपर दस्तखत नहीं हुए थे, उसने कमेटी भी रख ली और अमीनुद्दीन को उसमें शामिल भी कर लिया। जाहिर है आज हमने देखा कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उन्होंने शिरकत की है नए चीफ जस्टिस साहब की जो हलफ बर्दारी की तकरीब थी। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कुछ ऐसी आवाज़ें भी आ रही हैं कि एक तहरीक चलाई जाएगी और सीनियर तरीन जज का अली अमीन गंडापुर साहब ने खुद भी कहा था कि अगर ना बने तो हम एहतजाज करेंगे। फिर नए चीफ जस्टिस की हलफ बर्दारी में भी चले जाते हैं। तो इसको कैसे हम, इसकी तशरीह क्या करें हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस तरह के रवैयों की? देखिए, पहली बात तो यह है कि तहरीक हम जरूर चलाएंगे अगेंस्ट दी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का ये बाई प्रोडक्ट है, उसका कॉन्सिक्वेंशियल इफेक्ट है ये ओथ। अगर आईनी तरमीम ख़त्म होती है या सुप्रीम कोर्ट उसको ख़त्म करती है तो ऑटोमेटिकली जस्टिस मंसूर शाह बनेगा। ज़ाती तौर पर हमारा जस्टिस याया अफरीदी से कोई गिला शिकवा नहीं है। ये रिफाइंड जज, बड़े ऑनरेबल आदमी, इंडिपेंडेंट जज हैं, लेकिन वो अपनी टर्न पे चीफ जस्टिस बनेंगे। उसको उनकी हल्फबर्दारी में बतौर चीफ मिनिस्टर के तौर पर जो उनको ऑफिशियली दावतनामा था, वहां जाने का मतलब ये नहीं है कि हमने इसको इंडोर्स कर दिया इस फैसले को। हाँ, उससे ज्यादा खुशी हमें काजी फाइसा की एक्सटेंशन या उनका आईनी सो कार्ड अदालत जो बनने जा रही थी और उसकी जो सरबराही थी उसके जाने की हमें ज्यादा खुशी है। ठीक है, तो तहरीक अभी भी आप चाहते हैं कि तहरीक आप चलाएंगे और आप जो सीनियर तरीन जज को चीफ जस्टिस बनाए जाने का जो मौक़िफ़ है उसके साथ आप खड़े हैं? बिल्कुल मुकम्मल तौर पर खड़े हैं। हम कहते हैं कि ऑनरेबल जजेस का जात का मामला नहीं है, इसमें मंसूर शाह या अफरीदी मुनीब की जात का इशू नहीं है, इशू है एक प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल ये है कि आज़ाद अदलिया के कॉन्सेप्ट को बेहतर तौर पर आप सिक्योर कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी ला सकते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि सीनियरिटी का प्रिंसिपल जो 65 साल तक जो ही चीफ जस्टिस बनेगा 65 साल पे रिटायर हो जाएगा। दैट प्रिंसिपल शुड बी सिक्योर्ड, ताकि कल कला जजेस इस दौड़ में ना लग जाएं कि नहीं जनाब हम तीसरे कोई फैसला करेंगे। अब तो वो क्या कहते हैं ना, बिल्ली थैले से बाहर आ गई है, वो सब बोल रहे हैं कि जी ये मखसूस नशिस्तों का फैसला ना करते तो मंसूर शाह चीफ जस्टिस था। यानी अगर कोई एक जज इंडिपेंडेंटली आईन और कानून के मुताबिक फैसला कर ले तो बालाई तबका या मुख्तदर तबका या हुकूमती तबके उससे नाराज होके उसको चीफ जस्टिस। अच्छा, ये भी बताइए, ये क्राइटेरिया है तो फिर ये प्रिंसिपल वो है जो आजाद अदलिया के ऊपर हमला है। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। लेकिन अब ये भी बताएं कि जो हामिद खान साहब ने तहरीक का ऐलान किया है, क्या पीटीआई जो है वो उस तहरीक के साथ है, उस तहरीक का हिस्सा बनेगी, या पीटीआई अपनी जमात के एंड पे एक अलग से तहरीक चलाएगी? देखें, वो जो तहरीक है वो वकला तहरीक है। उस वकला में जो हम बतौर वकील हैं, हमने पहले वकील हैं फिर हम पार्टी के मेंबर हैं, हम वकला तहरीक का हिस्सा होंगे, वो चलाएंगे। लेकिन सारी बार्ड्स ने मैंने देखा कि याया अफरीदी साहब के चीफ जस्टिस बनने पर खुशी का इजहार किया, तो फिर उस वकला तहरीक में कौन आएगा शुएब शाहीन साहब? नहीं, देखें, जो याया अफरीदी साहब की खुशी का है वो ये नहीं है कि मंसूर शाह को ना बना के हमें याया अफरीदी खुश है। देखिए, कंपैरिजन आप देखें, मंसूर शाह को बनाने में ज्यादा खुशी है वकला की,
यानी तकसीम सिर्फ इस बात पे है कि याह्या अफरीदी की जात से हमारा झगड़ा नहीं है, हम खुद, मैं आपके सामने कह रहा हूं, बल्कि उनके बनने से पहले का कह रहा था, लेकिन हमारा डिस्प्यूट एक प्रिंसिपल के ऊपर है। ठीक है, तो तहरीक बिल्कुल चलेगी और पीटीआई भी उस तहरीक के साथ खड़ी है कि जो आइन और कानून के साथ खड़ी है। अच्छा ये भी बताइए तरमीम जी, अच्छा अब जो थोड़े से आपकी पार्टी के मामलात हैं, अब फैसल चौधरी साहब जो हैं उनको इमरान खान साहब के तमाम केसेस से अलग कर दिया गया है। वो कह रहे हैं मैं लीगल एडवाइज़र हूँ, पार्टी से निकालने या ना निकालने के ऊपर मेरा कोई मामला नहीं है। क्या हुआ है ऐसा, क्या उन्होंने शिकायत कर दी? ये भी खबरें आ रही हैं कि उनको तमाम व्हाट्सएप ग्रुप से भी निकाल दिया गया है। अब कल वो मुलाकात के लिए आपके साथ ही क्योंकि गए थे, इसलिए पूछ रही हूँ कि क्या शिकायतें उन्होंने ऐसी कर दी? कोई शिकायत नहीं की, तो हम गए थे, हमने मुलाकात की है और उसके बाद सलमान अकरम राजा साहब ने खुसूसी तौर पर उनसे मुलाकात की है 101, ताकि जो इंस्ट्रक्शंस पार्टी के लिए देनी है वो कहीं कोई प्रॉब्लम ना बने और उनसे वो इंस्ट्रक्शंस ले लें। और उसके बाद सलमान अकरम राजा साहब हमारे सेक्रेटरी जनरल हैं। देखें, फवाद चौधरी साहब सुबह शाम पार्टी के खिलाफ लिखते रहते हैं। फैसल चौधरी साहब पार्टी में हैं या नहीं हैं उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। विद रिस्पेक्ट टू एवरीवन, मैं एक बात कह दूं कि देखें, अगर एक इतना बड़ा छोटे से इशू के ऊपर वो कब पार्टी में हैं, जो एक बंदा पार्टी छोड़ गया, एक शख्स, अगर फवाद चौधरी साहब भगोड़ा बन गए, उनका भाई अगर कोई एक आध मुकदमा को पुराना था उसमें आ गए हैं, तो उसमें क्या फर्क पड़ता है कि अगर सलमान अकरम राजा ने ये फैसला कर लिया या पार्टी ने एक फैसला कर लिया कि उसको मुकदमे ना दिए जाए, तो दैट्स ऑल। तो उसमें तो कोई इश्यू नहीं है ना, कोई खबरों का क्या ये इमरान खान साहब की इंस्ट्रक्शंस हैं कि फैसल चौधरी साहब को ना दिए जाएं मुकदमात? इशू इमरान खान साहब इन छोटे चीजों में नहीं पड़ते, ज़ाहिर पार्टी का डिसीजन है, पार्टी का डिसीजन में सलमान अकरम राजा है सेक्रेटरी जनरल, तो सेक्रेटरी जनरल ने अगर फैसला कल कोई ऐसी आपको नहीं लगता कि कल कोई ऐसी गुफ्तगू हुई उस मुलाकात में, कल या परसों जो आपकी मुलाकात थी, जिसकी वजह से सलमान अकरम राजा साहब ने ये फैसला किया हो? कोई ऐसी बात नहीं। तो क्या इंतजार पंजोता साहब जो हैं उनके हवाले से भी ये बातें आ रही हैं और फैसल चौधरी साहब पे भी इल्जाम लग रहा है कि दोनों कुछ रहनुमाओं को वापस लाने की कोशिश पीटीआई में कर रहे हैं, ये भी रीजन है एक डिस्प्यूट की? नहीं, बात यह है कि फैसल चौधरी ने या इंतजार पंजोता ने तो किसी को वापस लाने का अख्तियार नहीं रखता ना। वापस लाने का अख्तियार या इमरान खान का है या पॉलिटिकल कमेटी का है या कोर कमेटी का है। उनकी तो इंतजार पंजोता साहब की हमें एहतराम है कि वो इस वक्त 18 दिन से वो गायब हैं, हमें तो उनकी जिंदगी के बारे में फिक्र है, उनकी वापसी की फिक्र है। अच्छा, जो फैसल चौधरी साहब ने जो बयान दिया, उन्होंने कहा जी कि मैंने तो डी चौक पर जो हुआ, जिस तरीके से कारकुनों को छोड़ा गया बेआसरा और लीडरशिप जैसे गायब हुई, मैंने तो वो बताया है। तो क्या इस बात पे नाखुशी है पार्टी की लीडरशिप में कि ये तासुर जो है वो खान साहब को दिया गया है कि आप लोग? कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो फैसल चौधरी के कहने पे कोई बात करेंगे या सुनेंगे, वो लीडरशिप जिसने जो बात करनी है, ज़ाहिर वो इमरान खान साहब सिर्फ आप किसी वकील के कहने पे या जिसका पार्टी से भी ताल्लुक नहीं है उनके कहने पे फैसले करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, बात यह है कि एक शख्स की पार्टी से 1.5 महीना साल पहले छोड़ के चले गए, भगोड़े बन गए। फवाद साहब की जो गुफ्तगू है उसकी वजह से फैसल चौधरी साहब को निकाला गया, मुझे ये भी तासुर मिल रहा है, जो वो पार्टी के खिलाफ बात करते हैं। देखें, एक बात आप जहन में रखें, एक भाई सुबह शाम पार्टी के खिलाफ बोलता है तो क्या ऑप्टिक्स होगा कि दूसरे को आपने 2 केस उठा के पकड़ा दिए पीटीआई के, जाएं जी आप हमारी तरफ से पेश हो जाएं, तो ऑप्टिक्स क्या आएगा? तो ऑप्टिक्स ये होगा कि ये मिली भगत करके सर, वो फवाद हसन फवाद जो हैं वो पीडीएम में मिनिस्टर थे, राउफ साहब आपके स्पोक्स पर्सन थे, वो भाइयों की तो बहुत मिसालें हैं। या तो वो डिस्टेंस कर लें कि मैं अपने भाई के किसी भी इक़दाम का जिम्मेदार नहीं हूँ। नंबर 1, जो कुछ वो बोल रहा है वो गलत बोल रहा है, वो भगोड़ा है, वो पार्टी छोड़ चुका है, उसका हमारी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं। मैं पीटीआई का वर्कर हूँ। आए ना कोई बंदा ये बात करे, उसके खिलाफ उसको डिसओन करे, उसके खिलाफ बताए कि ये वो जो कुछ कह रहा है वो झूठ बोल रहा है, जो कुछ वो कह रहा है पार्टी के खिलाफ जहर उगल रहा है, एक शख्स पार्टी को नुकसान पहुंचा रहा है और वो उसकी हाँ में हाँ मिलाता है, तो मुझे बताएं कि हम उसको फिर क्या समझें? बिल्कुल ठीक हो गया। पार्टी का ये इंटरनल अफेयर्स होते हैं, ये दैट इज नॉट एन इशू। बहुत शुक्रिया शुएब शाहीन साहब की, आपने गुफ्तगू सुनी जी। अब बात करेंगे, खुद फैसल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट के
एडवोकेट हैं, सीनियर कानूनदान हैं। बहुत शुक्रिया फैसल चौधरी साहब, आपने हमें वक्त दिया। सर, पहले तो ये बताइए कि आपने कहा कि पार्टी से निकाले जाने या ना निकाले जाने के मामले पे मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन मैं इमरान खान साहब का लीगल एडवाइज़र हूँ। ये ज़रा समझाइए कि यू आर पार्ट ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, यू आर नॉट पार्ट ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आप एक लॉयर के तौर पे उनके साथ हैं, क्या मामला है ये तंजीला, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझता हूँ और मैं उनके साथ हूँ, और मैं जो उनकी पार्टी है उनका पॉलिटिकल ऑफिस होल्डर नहीं। फॉर दैट इफेक्ट मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कभी भी ऑफिस होल्डर नहीं रहा। लिहाजा एक तो ये जो पॉलिटिकल एंगल है जिसको कहा कि व्हाट्सएप ग्रुपों से, मैं तो किसी व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा भी नहीं था। मुझे इमरान खान साहब ने अगस्त में बुलाया। उन्होंने ये कहा कि पहले भी मैं उनके केस शुरू से करता आया हूँ, 2015 से 14 से। उन्होंने मेरे ज़िम्मे काम लगाए, स्टार्ट किए। उन्होंने मुझे कहा अपना केस में इंतज़ार भाई उस वक्त थे और गौहर साहब थे। उन्होंने कहा कि आप फैसल को बुलाएं, उन्होंने कहा कि आप ये आप इसमें अंदर आए। तो मुझे उन्होंने बुलाया, तो मैंने कहा कि ठीक है। वो हमेशा मेहरबानी करते हैं खान साहब। तो मैं जो मेरे ज़िम्मे काम लगे थे मैंने डिलीवर किए। अभी जो आपको पता ही है, जो इंटरव्यू हुआ खान साहब का, अभी जो मुलाकात हुई, ये भी मेरी पिटीशन के ऊपर हुई और इसमें वो हमने ऑर्डर लिया। तो जब ये वहाँ पे हम लोग गए तो इनफैक्ट हुआ ये था कि 19 तारीख को, अगर आपको याद हो, तो पीटीआई का एक डेलीगेशन मिला था ना, जिसमें सारे लोग थे। जो लोग मेरे साथ गए थे उनमें से भी कुछ साथ थे साथ। तो मेरा ये ख्याल था कि इन्होंने, ये बड़े सारे सियाने लोग हैं, वाइस लोग हैं, इन्होंने इमरान खान साहब के ऊपर जो बाद में इन्होंने बताया भी कि वहाँ पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कि खान साहब का क्या सिलसिला है या क्या मामला है, तो इन्होंने उसका टेक केयर किया होगा। मतलब सारा आप नेगोशिएट जो कर रहे हैं हुकूमत के साथ, आप सारे मामलात कर रहे हैं, तो फिर खान साहब के ऊपर जो सख्तियां हैं वो तो पहले नंबर पे, एजेंडा आइटम ही पहले नंबर होना चाहिए ना। अमेंडमेंट्स का तो चक्कर ही कोई नहीं है। वो तो आपको जब उन्होंने कह दिया नहीं करना, तो बट व्हेन वी जब वहां पे हुए तो खान साहब जब एंटर हुए कॉन्फ्रेंस रूम में, तो आई वाज शॉक्ड। अच्छा, शॉक्ड टू सी हिम कि उनकी दाढ़ी जो है वो बड़ी हुई है। और फिर खान साहब ने वो जो बातें मैंने मीडिया पे आप सबको प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी जो प्रेस टॉक में बताई, खान साहब ने कहा कि ये सारी बातें आपने बतानी है बाहर। और फिर जब मैं और शुएब साइन साहब जो है 20-25 मिनट पहले अब के बाद हम आ गए, और उन्होंने मुझे कहा कि ये आप, मैंने कहा जी पिटीशन में ये तो सारी चीज़ें क्यों नहीं, हमने अच्छा, कहा वो भी कर दीजिएगा। एक तो आप ज़ाहिर है खान साहब के साथ जो हालात हैं उन पे आपने बातचीत की, तो क्या आपने जो डी चौक का धरना था उसके ऊपर भी आपने कोई रिजर्वेशंस का इजहार किया, किसी की शिकायत भी लगाई? कुछ ऐसी भी ज़रा खबरें दे रहे हैं, आपके सामने ही होंगी, सारी जगहों पे चल रही हैं ये खबरें। नहीं, मैंने तो डी चौक में जो हुआ मनोमान बयान किया, जो बाहर देखा वो अंदर बताया, इंतजार भाई का बताया, बीबियों का बताया, जो वहां पे हो रहा था वो बताया। और मैंने बताया कि वर्कर है, वर्कर का अज़म एतमाद लीडरशिप पे आया है, शिकायतें आई हैं, वर्कर्स का गुस्सा है। आमिर मुगल ने मुझे मैसेज दिया, वो मैंने उनको पहुंचाया। मैंने वहाँ पे बताया, जो जो लोग वहाँ पे मौजूद थे उनका मैंने जिक्र किया कि ये खवातीन थी, ये हजरात थे जो वहाँ पे मौजूद थे, और इसके अलावा कोई नहीं था। अली अमीन पे जो तनकीद करते हैं, तो मैं तो उसमें भी हैरान हूँ कि चले अली अमीन वहाँ पे पहुंचा तो सही ना, वहाँ पे आया तो सही, जैसे तो क्या वो वहाँ पे आए। हाँ, अब जो उस वर्क होम कर रहे थे या वो भी नहीं कर रहे थे, वो तनकीद कैसे कर सकते हैं? हाँ, वो करें जो वहाँ पे मौजूद थे, फिर तो समझ में आती है। लेकिन अब उसके बाद जो आज हुआ है उसमें आपसे किसी ने बात की, आपको किसी ने कहा कि हम उनके केसेस से आपको अलग कर रहे हैं? क्योंकि उसके बाद सलमान अकरम राजा साहब की तनहा मुलाकात हुई है, तो क्या आपके पास कोई खबर है इस हवाले से कि ये फैसला किसका है, ये क्यों इकदाम किया गया? बात नहीं की। मुझे गौहर साहब की आज इंस्ट्रक्शन आई और मैंने पिटीशन फाइल कर दी आपके सामने। उन्होंने कहा जी कि गो अहेड, आई डिड इट। अच्छा, तो ये जो खबर चल रही है कि आपको तमाम लीगल केसेस से अलग कर दिया गया है, इस खबर के बारे में अब आपकी क्या राय है? ये क्या है? अपना ये मैंने आपको एक टेक्स्ट किया है, आई थिंक आपके पास अभी पहुंचा नहीं है वो। जी जी,
जरा वो पढ़ लीजिए, इसका खबर का तो जवाब वही है। जी, वो मैंने तो अभी अपने इंट्रो में कहा ना कि बैरिस्टर गौहर साहब ने आपको कहा और आपने इमरान खान साहब के ऊपर जो जेल में सख्तियां उसके हवाले से एक रिट, तो अब जो ये जो खबरें चल रही हैं फिर इसका मतलब है कि ये सच्ची नहीं है, या गौहर साहब का एक अलग ग्रुप है और सलमान अकरम राजा साहब का एक अलग ग्रुप है? सर मैंने जो है वो देखिए, मैंने नहीं, ग्रुप की बात नहीं है। देखिए मैं किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं, तो हेवन सेक मुझे ग्रुप बंदी में ना इंक्लूड करें। मैं अकेला आदमी हूँ, मैं खान साहब ने मुझे बुलाया, जो मेरे जिम्मे काम लगता है मैं वो करता हूँ, मैं इसके अलावा कोई काम नहीं करता। और मेरा मेरा जो मकसद है या मतलब है वो यही है कि मैं जो खान साहब की तरफ से इंस्ट्रक्शंस आती हैं या अब देखिए ना जो उन्होंने मुझे भेजी है अपना गौर साहब ने दी है, तो गौर साहब का आप समझ सकती है ना कि हमें हवा में तो नहीं, ही इज द चेयरमैन ऑफ पार्टी नहीं। तो अच्छा, वो जो ये जो चलाने का मकसद है, ये सारी कैंपेन जो आज चली है, उसमें एक बात और भी की जा रही थी कि आप और इंतजार पर जो था कुछ लोगों को पार्टी में लाने की कोशिश कर रहे थे, कोई ऐसी कोशिश आपने की? और साथ में ये भी कहा गया जी कि पार्टी को बताए बगैर आप लोग मुलाकातें भी करना चाह रहे थे और आप एक्सेस कर रहे थे खान साहब को। ज़ाहिर है वो तो आपका राइट भी है, आप मतलब वो तो मैं समझ सकती हूँ, कानूनी तौर पर भी आपको पार्टी नहीं उस तरह से रोक सकती, लेकिन ये मुहिम चलाने का मकसद क्या नजर आ रहा है आपको? देखिए बड़े अफसोस की बात है, मेरे खिलाफ तो जो करना है मैं उसका तो जवाब दे सकता हूँ। इंतजार भाई इस वक्त मिसिंग है, और जो भी ये हरदास भाई उनके खिलाफ कर रहा है वो बहुत ही कोई झूठा मुनाफिक और थर्ड क्लास आदमी। इंतजार ने उन टाइम्स पे साथ दिया, बेपनाह प्रेशर्स के बावजूद जो है वो साथ दिया। आपका क्या ख्याल है कि इंतजार की अबडक्शन जो है वो इस वजह से नहीं है कि वो खान साहब का साथ दे रहा था, और किसी वजह से हो सकती है। तो और जहां तक बात यह है कि मैं किसी को ला सकता हूँ, आप इमरान खान साहब को बच्चा समझते या इमरान खान साहब को आप इतना ही नादान समझते हैं कि मैं किसी को ला सकता हूँ और किसी को ले जा सकता हूँ? अच्छा, शुएब शाहीन साहब क्योंकि आपके साथ गए थे, शुएब शाहीन साहब वो आपके आने से पहले हमारे साथ थे, और वो उनकी गुफ्तगू से जो मैंने अखज़ किया है और जो उन्होंने कहा वो ये कि फवाद चौधरी साहब क्योंकि पार्टी के खिलाफ हर वक्त बातचीत करते रहते हैं, एक तरफ एक भाई पार्टी के हर वक्त खिलाफ बोले और दूसरे भाई को हम केसेस दे दें तो ये कैसा तासुर जाएगा, ये उनके अल्फाज हैं। मैं आपको क्लिप भी भेज दूंगी। तो असद उमर और जुबैर और रऊफ हसन और फवाद हसन के बारे में क्या ख्याल है उनका? मैंने रऊफ और फवाद की एग्जांपल दी एग्जैक्टली उनको। उन्होंने कहा जी, उसके ऊपर उन्होंने ये कहा कि फिर फैसल फरीद ये कहे कि फवाद के जो ख्यालात हैं उनसे मेरा ताल्लुक नहीं है और अपने आप को डिस्टेंस करे और कहे कि मैं तो पार्टी पॉलिसी के साथ हूँ। फवाद साहब के बारे जो वो तनकीद करते हैं, मैंने ये इनको बताया है कि मैं उससे बिल्कुल डिसएग्री भी करता हूँ और मैंने उनको मना किया है। वो मेरे साथ, और शुएब शाहीन तो उस दिन जो गाड़ी में मेरे साथ गुफ्तगू कर रहे थे, क्या वो फिर कह रहे थे कि वो तुम्हारा बड़ा भाई है, उससे रिक्वेस्ट ही कर सकते हो, और मुझे पता है तुमने रिक्वेस्ट की है उनको, मैं उनसे मैंने की है। और फवाद साहब से अब यही कहा ही जा सकता, मैं अगर वो पास आते या मैं समझता हूँ वो गलत कर रहे हैं, उनको बिल्कुल नहीं तनकीद करनी चाहिए। और जो पार्टी की बर्बादी के बारे में अगर वो फिक्रमंद है तो वो उनको सपोर्ट तो कर रहे हैं मीडिया के ऊपर हर जगह पे, वही करना चाहिए इनके ऊपर तनकीद करके। लेकिन ऑन द अदर हैंड, क्या जमहूरी पार्टी में तनकीद को पर्सनल लिया जाता है? अगर फवाद की ट्वीट्स के ऊपर मुझे सजा देनी है, ये वो कहना चाह रहे हैं। मुझे यही तासुर मिला, एग्जैक्टली मुझे यही तासुर मिला है कि जो फवाद साहब बात करते हैं उसकी। तो फिर मुझे ये बताएं, इस पे तो फिर मुझे एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी इन सबको कि इसका ये मतलब है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने परफॉर्म किया, मैंने अपना काम ठीक किया, लेकिन बहाना बना के कोई और है मुझे विक्टिमाइज किया गया, ये तो फिर एडमिशन होगा इनकी तरफ से। तो ये तो फिर ये जवाब देंगे और मैं खान से बिल्कुल पूछूंगा। खान साहब की पहले तो ये मैं मुसीबतें, फिर इनको तो डील कर लेना जो इन्होंने किया कि 19 तारीख को डेलीगेशन गई और उसके बाद जो है खान साहब की पिटीशंस नहीं, बीबी की भी पिटीशंस नहीं फाइल हुई, वो उनको आइसोलेशन में सॉलिटरी में रख के जो उनके साथ किया गया है, क्या मुहज़्ज़ब मुल्क या कोई मुहज़्ज़ब आदमी इसकी इजाज़त दे सकता है? बात तो बड़ी करते हैं कि जी हम फलां के साथ लड़ाई करेंगे, फलां के साथ लड़ाई करेंगे अपने के लिए, अपने लीडर के लिए, जो जिसकी वजह से हम सब में, मतलब अगर मैं इमरान 2.5 लाख वकील है पाकिस्तान में, ठीक है, इमरान खान साहब ने इज्जत दी तो मेरा भी कोई, आपने तारुफ भी मेरा वही कराया, ठीक है, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट भी हूँ मैं, लेकिन
इश्यू ये है कि क्यों क्यों हमने ओब्लिवियन क्यों रहे, हम ओब्लिवियस कैसे रह सकते थे खान साहब की इन सारे जो मुसीबतें मसाइब हैं उनके, हम कैसे रह सकते थे उनसे कता ताल्लुक। बिल्कुल। हमने क्यों 3 से लेके जो है, मैंने खुद पिटीशन फाइल की, आखिर में मुझे किसी ने कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं, ठीक है, वो क्योंकि मेरा एक केस था लिहाजा मैंने खुद करनी थी, तो वो मैंने की। और इंतजार भाई का और ये दूसरा बीबीओ की जमानतों में मैं थोड़ा बिजी हो गया। मुझे मुझे तो अपने आप से बहुत, अपने आप पे भी बड़ा गुस्सा आ रहा है कि मैंने पहले क्यों नहीं की और मैंने क्यों वेट किया इनका। सही, तो तो आप कह रहे हैं कि ये बड़ा आपको विक्टिमाइज अफसोसनाक करने के लिए बहाना बनाया जा रहा है फवाद चौधरी साहब का। तो फैसल साहब, अब आप नेक्स्ट क्या? और देखिए, अच्छा, और बहाना के अलावा और क्या है। देखिए, मैंने अगर तो ये बात है जिसको कहे ना, कोई मेरे से भी बात करे ना कि मैंने कोई पार्टी क़यादत के खिलाफ या पार्टी के खिलाफ या किसी के खिलाफ कोई काम किया हो या किसी की मैंने, हाँ, खान को मैं वो चीज जो मैं बात देखूंगा वो मैं बताऊंगा, 100 दफा मौका मिलेगा मैं वो बताऊंगा। जो मैंने अंदर देखा मैंने दुनिया को बताया, और मैं बहुत ज्यादा इसमें गमजदा भी था, उससे मैं भी हूँ कि खान साहब की इस सिचुएशन के जिम्मेदारान गवर्नमेंट, तो देखिए गवर्नमेंट तो इंतहाई थर्ड क्लास घटिया लेवल पे आए हुए हैं, उन्होंने तो वो हर काम करना है। हम लोग जो दम भरते हैं सुबह शाम, हमने क्या किया कि ठीक हमने है। 3 तारीख से खान साहब को परसों तक अकेला छोड़ दिया। ठीक। उनकी उनकी बहनों जेल में सड़ती रही, एक नौरीन आंटी है वो सड़कों पे अकेली दर बदर फिर रही हैं और उनकी फैमिली, ठीक है। और सलमान सफदर का भला हो, उसने बीबी की बेल करा दी, उसने बहनों की बेल करा दी और डिलीवर कर दिया। वही एक वो क्योंकि वकालत करता अपना काम करता है, हर काम करने में जो है वो, फिर मेरा ख्याल में तो इससे सबसे बेहतर तो हमसे वो छोटा लड़का खालिद यूसुफ रहा जिसने मेडिकल बोर्ड की पिटीशन की, या वो भाई, तो वो सबसे अच्छा रहा हम सब में से, सबसे जूनियर है, सबसे अच्छे काम तो उसने किया। तो आपकी बातों से मुझे जाती की तासुर मिलता बात है है कि कि जो बड़े बड़े वकील और बड़े बड़े कानूनी लोग हैं पार्टी के अंदर, फिर इसका मतलब है कि वो उतने मौसर नहीं हैं। मेरे ख्याल में वो इतने हसास नहीं है अच्छा, इन मामलात। बहुत शुक्रिया फैसल चौधरी साहब, आपने गुफ्तगू सुनी। जी आज के लिए इतना, इंशाल्लाह कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।